औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्लास 10 सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस। आपको पता होगा कल हमने डिस्कस किया था फेडरलिज्म कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। उसके दो जो मैंने आपको पिलर्स हम कहेंगे, पिलर्स कह सकते हैं। उसमें हमने डिस्कस किया था लिंग्विस्टिक स्टेट्स और हमने डिस्कस किया था लैंग्वेज पॉलिसी। तो कैसे लिंग्विस्टिक स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, कैसे स्टेट्स को बनाया गया था, और लैंग्वेज पॉलिसी क्या थी। नेशनल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज किसी को नहीं बनाया गया, नेशनल लैंग्वेज किसी को नहीं बनाया गया, ऑफिशियल लैंग्वेज किसको बनाया गया, किस किस के साथ ऑफिशियल लैंग्वेज कहाँ कहाँ पे बनी, कौन कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेज हमने कल डिस्कस किया। अब स्टेट और सेंट्रल रिलेशंस हैं, सेंट्रल और स्टेट रिलेशंस हैं। तो ये आज हम डिस्कस करेंगे किस में ये आता है, इससे हाउ फेडरलिज्म इज प्रैक्टिस। तो पहले हम देखेंगे restricting the center state relations, restricting center state relations is one more way relations more way in which federalism has strength in practice. Federalism has been strengthened in सेंट्रल और स्टेट रिलेशंस जब तक ना सही होंगे तो फेडरलिज्म प्रैक्टिस सही से नहीं होगा। मैं आपको बात बोलूंगा, पहले पहले क्या हुआ करता था, सेंटर जो था वहां पे सिर्फ एक ही गवर्नमेंट बना करती थी, मतलब कि एक ही गवर्नमेंट को बहुत मेजॉरिटी मिलती थी, वही हुकूमत बनाती थी। तो उससे क्या होता था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट, जो सेंट्रल और स्टेट रिलेशंस थे वो सही नहीं थे। सेंटर स्टेट को डिक्टेट किया करता था कि यू हैव टू फॉलो द ऑर्डर्स व्हाट वी इशू फ्रॉम द सेंटर। तो कहीं पे स्टेट्स एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होते थे, लेकिन उसके बावजूद भी उनको एक्सेप्ट करना पड़ रहा था। लेकिन जो फेडरलिज्म है ये रेस्ट्रिक्ट करता है स्टेट सेंटर को ये इन तरीकों से। लेकिन मैंने आपको पहले बोला जो 90s तक था वहां पे गवर्नमेंट मेजॉरिटी एक ही पार्टी को हुआ करती थी। उसके बाद क्या हुआ, द 1990 एरा पीरियड था, इसने क्या किया, राइज ऑफ रीजनल पार्टीज, राइज ऑफ रीजनल पार्टीज। अब रीजनल पार्टीज की बात आ गई। रीजनल पार्टीज का मतलब क्या है, मैं एग्जांपल दूंगा। आज कौन सी हुकूमत चल रही है, सेंटर में बीजेपी चल रही है। अब हम देखेंगे कोई स्टेट हम लेंगे महाराष्ट्र, वहां पे हम बात करेंगे महाराष्ट्र में क्या हुआ। महाराष्ट्र में कोई और शिवसेना की हुकूमत बनी, उनके साथ कांग्रेस है, तो उन्होंने कोalition गवर्नमेंट वहां पे बनाई। अब क्या हुआ, अब सेंटर जो है, अगर बीजेपी की हुकूमत कहां पे होती, अब महाराष्ट्र में भी, तो बीजेपी को आसानी होती कोई भी ऑर्डर इंप्लीमेंट करवाने में। लेकिन अब उनको सोचना पड़ता है कि स्टेट गवर्नमेंट माननी चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट माननी चाहिए, क्योंकि रीजनल लेवल पे अब एक और गवर्नमेंट, वहां पे अलग गवर्नमेंट बन गई, उन्होंने उनकी कुछ डिमांड्स अलग हो, उनका इलेक्शन मैनिफेस्टो अलग होगा, उनका इलेक्शन मैनिफेस्टो अलग होगा, जिसकी वजह से वो चाहेंगे कि हमारे पास वही मामले आ जाएं
जो हमने लोगों को बताए थे, वो मामले हल भी होने चाहिए जो हमने लोगों के साथ वादा किया था। और इस से क्या हुआ, रीजनल पार्टीज, अब क्या हुआ आपको मैं बता दूं कि एक गवर्नमेंट बनाने के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाने के लिए, इसके लिए क्या होता है, ऑलमोस्ट 272 प्लस सीट्स, 272 प्लस सीट्स, 273 सीट्स हुकूमत बनाने के लिए, कोalition हुकूमत बनाने के लिए, पार्लियामेंट में हुकूमत बनाने के लिए। अब जब रीजनल पार्टीज आ गई तो पार्लियामेंट इलेक्शन कौन जीतेगा वहां पे, वही लोग जीतेंगे जो स्टेट में जिनकी हुकूमत है। तो अब आ गई कोalition गवर्नमेंट। कोaliशन गवर्नमेंट क्या है कि एक पार्टी जो रीजनल पार्टी नहीं, जो सेंट्रल पार्टी में आपको बताऊंगा कांग्रेस या बीजेपी, बड़ी जमातें हैं। अब कांग्रेस और बीजेपी की बात करेंगे, कांग्रेस को या बीजेपी को हुकूमत, आज बीजेपी हुकूमत में है, बीजेपी को यहाँ पे सरकार बनानी है, उसको कितनी सीटें चाहिए, 273। कितनी सीटें चाहिए, 273 हुकूमत बनाने के लिए। अब उनके पास क्या आता है, 230 हम लेंगे। अब उनको कितनी प्रॉब्लम्स है, 200 सीट्स उनके पास है। अब इनको क्या, जो रीजनल पार्टीज हैं वो उनको ऐड करेंगे, महाराष्ट्र से कोई पार्टी आएगी, गुजरात से कोई और पार्टी आएगी, यूपी से कोई और पार्टी आएगी, वो मिला के ये और 73 ऐड करेंगे, 273। तो दैट मीन्स अब ये 200 एक पार्टी की, 73 दूसरी, 2-3 पार्टियों के मिला के इस गवर्नमेंट को हम क्या बोलते हैं, कोalition गवर्नमेंट। जब ये कोalition गवर्नमेंट बनने लगी तो फिर क्या हुआ, जो सेंटर जो था अब वो ऑर्डर्स थोपता नहीं है, किन पे, स्टेट गवर्नमेंट्स पे। इससे क्या हुआ, इसने क्या किया, दिस लेड टू अ न्यू कल्चर ऑफ, कौन सा, पावर शेयरिंग, टू कल्चर ऑफ पावर शेयरिंग और रेस्पेक्ट ऑफ ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट्स। एक तो पावर शेयर होने लगा, इसके साथ साथ क्या हो, जो उनकी ऑटोनॉमी है, स्टेट ऑटोनॉमी है, उनका अब रिस्पेक्ट होने लगा। अब आपने देख लिया सेंट्रल स्टेट रिलेशंस पहले सही नहीं थे, उसके बाद क्या हुआ, जब 90s का पीरियड आ गया, वहां पे क्या हुआ, रीजनल पार्टीज ग्रो होने लगी, अलग अलग पार्टीज बनने लगी। मैं आपको एग्जांपल दूंगा, हम देखेंगे तमिलनाडु, इसमें बंगाल में इलेक्शन चल रहे हैं, वहां पे ममता बनर्जी की सरकार है, वो रीजनल पार्टी है, वो सेंटर में काम नहीं करते लेकिन वो रीजनल पार्टी, दैट मीन्स बीजेपी को वो वहां पे टक्कर दे रही है। कल को बीजेपी को पार्लियामेंट में हुकूमत बनाने या कांग्रेस को हुकूमत बनाने की जरूरत पड़ेगी तो वो ममता बनर्जी का साथ देंगे, क्योंकि कोalition गवर्नमेंट को बनानी पड़ेगी उस वक्त। तो मेजॉरिटी अगर नहीं आई तो ममता बनर्जी को वो जरूर उस वक्त ढूंढेंगे। और इससे क्या हुआ, ये जो कल्चर बना कोalition गवर्नमेंट का, इससे क्या हुआ, इससे पावर शेयरिंग का नया कल्चर बार्स आ गया और रिस्पेक्ट ऑफ ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट्स भी आ गए। आई होप कि आपको यहाँ पे सेंट्रल स्टेट रिलेशंस क्लियर हुआ होगा। अब जो इसके साथ हमारा दूसरा हिस्सा है इस चैप्टर का, दैट इज लास्ट जो टॉपिक हमारा है, दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। आज हम वो भी डिस्कस करेंगे इसके साथ साथ, ताकि आपका जो ये चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा, डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। अभी डिसेंट्रलाइजेशन क्या है, सेंट्रलाइज अगर हम देखेंगे, सेंट्रलाइज होकर कहीं एक जगह पे रुका होना, डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, पावर एक ही जगह पे रुका है। अब डिसेंट्रलाइजेशन, पावर को हम डाइल्यूट कर रहे हैं, हम इसको अलग अलग कर रहे हैं, हम इसको फैला रहे हैं, पावर को हम फैला रहे हैं, जो इख्तियार थे वो उनको हम
फैला रहे हैं, अब डिसेंट्रल कर रहे हैं। अभी तक अगर सेंट्रलाइज होता तो एक ही जगह पे था, अभी डिसेंट्रलाइज कर रहे हैं हम। तो इसका मतलब क्या, हम इसको डाइल्यूट कर रहे हैं, हम अलग अलग इसको कर रहे हैं, हम इसको एक जगह से दूसरी जगह पे भेज रहे हैं। तो कैसे डिसेंट्रलाइजेशन इंडिया की हुई और क्यों जरूरत पड़ी डिसेंट्रलाइजेशन की, मैं आपको एक बात बोलूंगा। आपको उत्तर प्रदेश यूपी जो हमारा स्टेट है, इंडिया का एक स्टेट है, यूपी कहा जाता है, इट इज बिगर देन रशिया। किससे बड़ा है? रशिया से। अब आप देखो, रशिया इतना बड़ा मुल्क, इतना माना जाने वाला, टेक्नोलॉजी में एडवांस है, वहां पे जब उनको डिसेंट्रलाइजेशन करने की जरूरत पड़ी, वहां पे उनको स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट बना, तो इंडिया में क्यों नहीं? इंडिया में तो बहुत जरूरी थी। इसी तरह हम अगर महाराष्ट्र की बात करेंगे, महाराष्ट्र जो है, महाराष्ट्र कहा जाता है वो जितना उतना ही बड़ा है एज जर्मनी। जर्मनी के अब देख रहे हैं इंडिया के दो स्टेट्स, यूपी रशिया से बड़ा, महाराष्ट्र जर्मनी के बराबर, ऑलमोस्ट जर्मनी के बराबर। तो इसका मतलब है कि आप देखो कि इंडिया में कितना जरूरी था क्या करना, डिसेंट्रलाइजेशन। क्या करना था? डिसेंट्रलाइज। अब हम देखेंगे डिसेंट्रलाइजेशन क्या हो गया। डिसेंट्रलाइजेशन क्या हो गया? डिसेंट्रलाइजेशन मतलब हुआ व्हेन power is taken away from central government and given to state and local government। जब पावर को डाइल्यूट किया जाता है, डिसेंट्रलाइज किया जाता है, किसमें? सेंट्रल गवर्नमेंट से किसको दिया जाता है? स्टेट को और लोकल गवर्नमेंट को। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डिसेंट्रलाइजेशन। पावर शेयरिंग का हिस्सा है। पावर शेयरिंग जो आपने देखा था, पावर को हमने शेयर किया फ्रॉम, आपको मैंने बताया था, सेंटर, स्टेट, लोकल गवर्नमेंट, तो अलग अलग पावर को शेयर किया गया। उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डिसेंट्रलाइजेशन। तो आइडिया कैसे आ गया, जो मैंने आपको पहले बोला था, आइडिया कैसे आ गया? क्योंकि इंडिया जो है, इंडिया इज अ लार्ज कंट्री, देयर आर so many issues। अब वो कौन सेटल कर? देयर आर सो मेनी इश्यूज व्हिच कैन बी सेटल्ड कहां पे? एट लोकल लेवल। एग्जाम्पल मैं दूंगा, यहां पे लार्ज, बहुत बड़ी कंट्री है, मैं अपनी इस कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूंगा। हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी जो है, बारामूला पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी है। एग्जाम्पल देख रहा हूं, आई होप कि आपको क्लियर हो जाएगा ये कॉन्सेप्ट। बारामूला हमारी पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी है। बारामूला में आता है डिस्ट्रिक्ट बारामूला, उसकी 6 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, सॉरी 6 नहीं 7, कुपवारा की 5, 7 5 हो गए 12, और बांडीपुरा की 3 कॉन्स्टिट्यूंसी। अब मुझे बोला वहां पे एक पार्लियामेंट मेंबर होता है, क्या पार्लियामेंट मेंबर हर एक गांव में आ सकता है और वो लोगों की डिमांड्स दे सकता है, लोगों को क्या प्रॉब्लम्स है? इज इट पॉसिबल? नो, इट्स नॉट पॉसिबल। तभी ये आइडिया आ गया कि स्टेट से कहां करेंगे, सेंटर से कहां करेंगे, स्टेट। अब एमएलए की बात करेंगे, एमएलए के लिए भी पॉसिबल नहीं कि वो हर एक गांव में जाए और उसको हर एक गांव का पता चले कि कहां पे क्या प्रॉब्लम है। तो इसीलिए गवर्नमेंट को कहां पे लाया उन्होंने? लोकल लेवल पे उन्होंने गवर्नमेंट को लाया, ताकि ये जो मसले हैं कहां पे हल हो जाए? लोकल लेवल पे हल हो जाए और वो सेटल वहां पे हो जाए, लोकली वो सेटल हो जाए, उनके जो मामला है वो वहां पे सेटल हो जाए। अब इसके बाद क्या हुआ,
एक जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें अमेंडमेंट आ गई, क्योंकि इससे पहले भी लोकल जो लेवल थे इलेक्शंस होते थे, पंचायत बनती थी, म्यूनिसिपल काउंसिल्स एंड कमेटीज बनती थी। मैं आपको पहले ये म्यूनिसिपल काउंसिल और कमेटीज में आपको पहले म्यूनिसिपल काउंसिल टाउन्स में बनते हैं, सॉरी म्यूनिसिपल कमेटीज। तो जो म्यूनिसिपल काउंसिल जो है वो सिटी में बनता है, उसका हेड जो होता है वो मेयर होता है, और जो टाउन्स में होता है उसमें चेयरमैन होता है, म्यूनिसिपल चेयरमैन उसका हेड होता है, डिस्ट्रिक्ट का वो हेड होता है। इसी तरह पंचायत की बात आपको पता है, पंच सरपंच होते हैं ना, तो लोग वोट डालते हैं, 18 साल की उम्र जिसकी हो या 18 साल से ज़्यादा वो वोट देने के काबिल होता है। तो उसके बाद क्या हो, ये जो पंचायती राज था या ये जो एक्ट था लोकल बॉडीज के लिए, वो प्रॉपरली चलता नहीं था। अब क्या हो, a major step towards decentralization was taken in 1992। डिसेंट्रलाइजेशन का एक मेजर स्टेप उसकी तरफ अमेंडमेंट हुई कॉन्स्टिट्यूशन में। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या हुई, अमेंडमेंट। अमेंडमेंट मतलब क्या हुआ, पहले भी मैंने आपको बोला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, दैट मीन्स कि उसमें तरमीम हुई, चेंज आ गई उसमें। पहले जो क्राइटेरिया प्रोसीजर था उसको उन्होंने बदल दिया, कुछ नया प्रोसीजर उन्होंने बना दिया। किस लिए, लोकल बॉडीज के जो इलेक्शंस होते थे। अब क्या किया, इलेक्शंस और mandatory to be held at the proper time। अब इलेक्शन जो है बिल्कुल उनको ये बनाया, मैंडेटरी बनाया गया, जो लोकल बॉडीज इलेक्शन, पंचायत इलेक्शन या म्यूनिसिपल इलेक्शन, उनको किसी भी हाल में क्या करना है, उनको वक्त पे करना है। ये बहुत अहम जरूरी बनाया, नहीं बनाना ही बनाना है। तो इसके साथ साथ क्या किया, ये अमेंडमेंट की मैं बात करूं, स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया, स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया। स्टेट इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन एक बनाया, उसका काम यही है, लोकल बॉडी जो इलेक्शन है, पंचायत इलेक्शन से या म्यूनिसिपल इलेक्शन, उनको ये इलेक्शंस करने हैं। आपने देखा होगा पिछले साल ये 2016 से स्टार्ट हुए, 2018 से 2018 में ये इलेक्शंस हुए थे। तो उसके बाद कुछ पेंडिंग इलेक्शंस थे, बाय इलेक्शंस लास्ट ईयर हुई, आपने देखा होगा दिसंबर में वो हुई। ये उन्होंने मैंडेटरी बनाया कि स्टेट इलेक्शन कमीशन को अब एक जिम्मेदार इदारा बनाया जो इलेक्शंस को कंडक्ट करे। इसके साथ उन्होंने क्या किया, सीट्स को रिजर्व करके रखा, सीट्स और रिजर्व किन के लिए, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए। अब जो ये पंचायत सीट्स है इनको रिजर्व किया, कहीं कहीं पे शेड्यूल कास्ट का ही बंदा वहां उस एरिया में फॉर्म भर सकता, कोई एरिया रखा है जहां पे सिर्फ शेड्यूल ट्राइब का ही बंदा फॉर्म भर सकता है, और ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस कहीं पे ये भी क्राइटेरिया कि जहां पे बैकवर्ड ज्यादा है वहां पे ये बैकवर्ड एरिया, यहां से ही बंदा इलेक्शन लड़ने के लिए आ सकता है। तो रिजर्व सीट्स रखी गई, ये अमेंडमेंट की गई। इसके बाद क्या किया उन्होंने, तो उन्होंने ये रखा एटलीस्ट 1/3 of the positions रिजर्व के लिए, किन के लिए, रिजर्व फॉर वुमेन, औरतों के लिए वुमेन, औरतों के लिए क्या क्या 1/3। अब आप देखते हैं, आपने देखा होगा कि अगर हमारे मोहल्ले में, हमारे गांव में इलेक्शन हो रहे हैं, वहां पे 1-2 वार्ड
बिल्कुल क्लियर करके रखें किन के लिए, यहाँ पे सिर्फ मेल फीमेल कैंडिडेट ही फॉर्म भर सकता है, वही इलेक्शन लड़ सकता है। तो इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन, मैंने आपको बताया इलेक्शन कमीशन बनाया गया और इन्होंने क्या किया, अब स्टेट को बाउंड बनाया, स्टेट्स और बाउंड टू शेयर पावर as well as revenue with these local bodies। अब जो स्टेट गवर्नमेंट है उनको बाउंड बनाया गया, उनको बिल्कुल उनको ये बनाया गया कि ताकि आप क्या करोगे, आप जो पावर है वो शेयर करोगे, क्योंकि अब आप इंटरफेयर ज्यादा नहीं करोगे, लोकल लेवल पे इंटरफेयर नहीं करोगे, एज वेल एज रेवेन्यू जो आपके फंड्स आते हैं वो भी लोकल बॉडीज के डायरेक्ट अकाउंट में होने चाहिए, चाहे पंच हो सरपंच हो उनके अकाउंट में जाना चाहिए, वो अब डिसबर्सिंग पावर्स उनके पास होने चाहिए, आपके पास नहीं होने चाहिए। तो ये 1992 जो अमेंडमेंट हुई उसका ये हिस्सा आपने देख लिया। अब आपको पता है कि पंचायती राज क्या है, पंचायती राज की आप मैं बताऊंगा, पंचायती राज उसमें आप ये जो 2 टायर पहले था, नहीं इवन कि 1 टायर, पंचायत राज क्या था 1 टायर, उसमें क्या होता था, वार्ड मेंबर जिनको हम पंच बोलते हैं और सरपंच बनता था एक गांव का या एक पंचायत का, उसके बाद क्या करता वही काम किया करते, लेकिन कुछ साल पहले एक और अमेंडमेंट हुई तो उन्होंने क्या किया 2 टायर बनाने की कोशिश की। अब जो ब्लॉक लेवल पे बनाया उन्होंने पंच और सरपंच ने, उन्होंने उनको वोट दिया, वो बन गया बीडीसी, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल चेयरमैन, तो वो ब्लॉक लेवल पे। और उसके बाद आपने रिसेंटली देखा बिल्कुल बहुत चर्चा उसका हुआ, दैट वाज डीडीसी, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल, डीडीसी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल। अब उनका जो हेड होता है उसको जिला परिषद बोलते हैं हम, वो डीडीसी चेयरमैन, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल चेयरमैन एक बनाया गया। तो उसको किसने दिया, उसके मेंबर्स होते हैं, एमएलए भी होते हैं, बीडीसीज भी होते हैं, एमपीज भी होते हैं, तो और हेड जो होता है वो दिस डीडीसी चेयरमैन होता है। तो इसका मतलब ये है कि अब पंचायती राज के तीनों टायर यहाँ पे अब काम कर रहे हैं, कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। अगर कहीं पे कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, तो मैं उसका आपको एलॉबरेट करूंगा, वहाँ पे आपको बता सकता हूँ उसका आंसर, और इस चैप्टर के आंसर क्वेश्चंस मैं आपको ग्रुप में भेजूंगा। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।